हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो जंगल में भाग रहा था। कुछ देर भागने के बाद वो जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। इस लड़के का क्या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। अब कहानी कुछ साल आगे आती है, जहां हम नोलन नाम के एक लड़के की कहानी सुनते हैं। उनका कहना है कि हर सफर का एक रास्ता होता है और हर रास्ते में एक मोड़ आता ही है, और फिर चुनने के लिए केवल एक ही चीज होता है। और वो क्षण हमारे लिए भी आ गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक फील्ड ट्रिप पर हम बस में कुछ टीनेजर्स को देखते हैं, जिनमें नोलन भी शामिल है। उनका बस ड्राइवर का नाम जोसेफ था, जो काफी उम्र का आदमी था। पिछली सीट पर रेगी नाम का एक लड़का बैठा था। नोलन और बेथ नाम की एक लड़की एक दूसरे के करीब बैठे थे, और बस का रेडियो चालू था, जिसमें यह खबर चल रही थी कि आज रात चांद ग्रहण होने वाला है। मानव इतिहास के बारे में कई कहानियां हैं। इंसान और चांद का रिश्ता सदियों पुराना है। 20 साल में पहली बार ऐसा ग्रहण दिखेगा। बस ड्राइवर जोसेफ बच्चों से पूछता है कि क्या वे यह नजारा देखना चाहते हैं। कुछ लोग इसे देखना चाहते थे, कुछ नहीं देखना चाहते थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, तो जब उनकी कार जंगल के रास्ते जा रही थी तो उनके सामने कुछ पेड़ गिरे थे। उनकी एक लंबी यात्रा थी। ये देखकर कि सड़क ब्लॉक है, हर किसी को बुरा लगता है। रेगी पूछता है कि क्या हमें वापस जाना है। जोसेफ कुछ सोचता है और कहता है कि यह जरूरी नहीं है, सामने एक शॉर्टकट था, एक कच्चा रास्ता। तो जोसेफ गाड़ी को उस रास्ते पर ले जाने लगा। वो सुनसान इलाका था, शाम होने वाली थी। फिर चलते चलते उन्हें बस रोकनी पड़ी, क्योंकि वहां सामने सड़क में एक मरा हुआ जानवर था। जोसेफ नीचे उतरता है और उस जानवर को सड़क से दूर ले जाता है, लेकिन जब वह वापस बस के अंदर आता है तो एक आदमी उसके सिर पर बंदूक रखी थी। यह एक पागल सनकी था जो हत्यारे का बेटा था, और अब वो बताता है कि उसे शिकार मिल गया है। वो इन लोगों को अपनी जगह से हिलने से मन करने की धमकी देता है। जोसेफ को बस चलाने के लिए कहा। वे सभी बहुत डरे हुए थे। इस सनकी का नाम पेद्रो था। पेद्रो सभी को अपने सेल फोन्स को बाहर फेंकने के लिए कहता है। रेगियस ने ऐसा नहीं किया। तभी पेद्रो उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे मौत का खेल खेलना पसंद है और मुझे जेल से प्यार है। रेगी मजबूर हो जाता है और अपना सेल फोन उसे दे देता है, जिसे पेद्रो खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वो सभी से कहता है कि यह अच्छा रहेगा कि आप सभी सो जाएं, क्योंकि हमारी यात्रा काफी लंबी होने वाली है। फिर काल को ये याद आने लगा कि वो वास्तव में एक जेल से भागा हुआ अपराधी है, एक साइको किलर जिसने कई बच्चों की जान ले ली है, और अब पुलिस उसके पीछे है। काल अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश करता है कि यह आदमी सभी को मारने वाला है, क्योंकि वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद ये लोग एक सुरंग के पास पहुंचते हैं और बीच सड़क में बस रुक जाती है। पेद्रो जोसेफ पर गुस्सा हो जाता है कि अभी बस शुरू करो और चलो यहां से। लेकिन जोसेफ का कहना है कि शायद इसमें कुछ दिक्कत है, मैंने इसे नहीं रोका। तो पेद्रो ने क्वेनी को पकड़ लिया। वो उसके सिर पर बंदूक रखता है और जोसेफ को धमकी देता है कि अगर आपने अभी इस बस को ठीक नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। जोसेफ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेद्रो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। वैसे भी जोसेफ नीचे उतर जाता है और वो बस की जांच करने लगता है, लेकिन वो इसकी मरम्मत नहीं कर पाता। बाकी बच्चे ये प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी तरह पेद्रो से बंदूक छीननी है, लेकिन काल का कहना है कि यह समय होशियार बनने का नहीं है, वो हमें गोली मार सकता है। वो एक सनकी व्यक्ति है। जोसेफ बस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी सुरंग की सभी लाइटें बंद हो गई। तभी उन्हें अपने सामने कुछ दिखाई दिया। पेद्रो जोसेफ को वहां भेजता है कि तुम जाकर देखो वहां क्या है, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जोसेफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जोसेफ ने पास जाकर देखा तो पता चला कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक राक्षस है। वो जोसेफ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। बच्चे बस से देख रहे थे। ये सीन उन्हें काफी डराता है। पेद्रो क्वीन को लिए बस में आता है और सभी को सीट पर बैठने के लिए कहता है। वो यहां से निकलना चाहता था, लेकिन चाबी जोसेफ के पास थी, जो मर चुका है। पेद्रो गन लेकर काल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम वहां जाओगे और ड्राइवर की जेब से चाबी निकाल कर लाओगे। काल डरा हुआ था, इसलिए नोलन आगे आया कि मैं जाऊंगा, लेकिन बेथ नोलन से पहले वहां आ जाती है। इसी बीच डरते हुए वो जोसेफ की जेब से चाबी निकाल लेती है और बस में वापस आ जाती है। पेद्रो रेगी को ड्राइवर की सीट पर बैठाता है और उसे बस शुरू करने के लिए कहता है। रेगी बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी बीच बहस छिड़ जाती है और रेगी पेद्रो से बंदूक छीन लेता है।
रेगी ने पेद्रो को धमकी दी कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन पेद्रो एक शातिर अपराधी था, वो जानता था कि मासूम लोग गोली नहीं चला सकते। वो उसे अपनी ही बातों से डराने लगा। वो धीरे धीरे उनके करीब आता है और वो वापस से अपना बंदूक छीन लेता है। नोलन और बाकी लोग बेथ से पूछते हैं कि क्या जोसेफ जीवित है, लेकिन वो काफी उदास दिखती है। वो अपना सिर हिलाता है कि नहीं। तभी उन्हें बस के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो राक्षस बस के ऊपर था। पेद्रो कहता है कि मैं जेल से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं इस छोटे से बस के डब्बे में मर जाऊं। इसलिए वो बस से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में बाहर आता है तो उसे अपने आसपास उसी राक्षस को महसूस करता है। पेद्रो के हाथ में बंदूक थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। बाकी बच्चे बस में ही थे। वे सोच रहे थे कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, और अपनी मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। सुरंग की लाइट पहले ही बंद हो चुकी थी। बस के अंदर की लाइटें भी बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही वो राक्षस बस में घुसने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाता है। इन बच्चों के पास टॉर्च थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी राक्षस पर पड़ी, ऐसा लग रहा था मानो वो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लोग बस से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग पेद्रो का शव देखकर इनका डर और बढ़ गया। वैसे भी दौड़ते समय वे सब एक सुरंग प्रणाली तक पहुंच गए। यह एक भूल भुलैया की तरह था, इसलिए वे इसमें जल्द ही खो जाते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मोमबत्तियां रखी गई थी। वैसे भी उन्हें यह पता चल गया कि यह जगह मिलिट्री की हुआ करती थी। अपने ड्राइवर जोसेफ के लिए इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि वो मर गया। वैसे भी जब एक नक्शा उनके हाथ लग जाता है तो वे सब यहां से निकलने के बजाय ये लोग योजना बनाते हैं कि वो राक्षस रोशनी में नहीं आ सकता। अगर वो किसी तरह इस सुरंग की लाइट जला दे तो शायद वो राक्षस मर जाएगा या कम से कम उन पर हमला नहीं करेगा। नोलन और बेथ कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं, बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्वीनी को बाथरूम जाना पड़ा, तभी रेगी उसके साथ जाता है। वो उससे थोड़ा दूर खड़ा होता है और जब वो उसे लेने आता है तो वो वहां नहीं होती है। वो डर जाता है और काल के पास आता है कि वो क्वीनी को ले गया है। वो उन दोनों से खोजना शुरू करते हैं। क्वीनी पर उस राक्षस ने हमला कर चुका था और अब वो उसका खून पी रहा था। रेगी मशाल की मदद से उस राक्षस को वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मशाल उसके हाथ से गिर जाता है। अब राक्षस ने क्वीनी की जगह रेगी पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बेथ और नोलन कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वे लाइटें जलाते हैं, वो राक्षस रोशनी की वजह से भाग जाता है और रेगी की जान बच जाती है। कंट्रोल रूम के पास ही उन दोनों को एक कमरा मिल जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत सारा सामान है। बहुत सारे पन्ने हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी थी और स्केचेस थे। दरअसल यहां कोई रहता था और उन स्केचेस और सूचनाओं के साथ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस राक्षस के शिकार पर स्टडी कर रहा था। कुछ देर बाद सभी दोस्त एक हो जाते हैं। क्वीनी घायल हो गई थी क्योंकि राक्षस ने उसका गला काट दिया था। बेथ और नोलन अपने दोस्तों को कमरा दिखाते हैं और उन्हें एक सड़ा हुआ शव मिलता है। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि जो भी यहां रहता था कुछ साल पहले मर गया था। उसका नाम कैप्रियो था। उन्होंने एक कहानी लिखी थी कि जब वह और उनकी बहन छोटे थे तो उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन वो इन सुरंगों में आने का फैसला करते हैं, लेकिन उस राक्षस ने इसाबेल को मार देता है। उनकी बहन का नाम इसाबेल था और जो लड़का हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था जो जंगल में भाग रहा था, वास्तव में वो कैप्रियो ही था जो अपनी बहन को नहीं बचा सका। फिर कई वर्षों के बाद जब किसी ने भी कैप्रियो पर विश्वास नहीं किया, वो पूरी तैयारी के साथ इन सुरंगों में आया था। वो उस राक्षस को मारकर अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। उसने सुरंगों में तेज रोशनी की व्यवस्था की, लेकिन वो उस राक्षस को मारने में असफल रहा क्योंकि उस राक्षस ने कैप्रियो को ही मार डाला। इन बच्चों को समझ आ गया कि अगर वह उस चीज को नहीं मारेगा तो वह उन्हें मार डालेगा, क्योंकि सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे। कैप्रियो के डॉक्यूमेंट को देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उसने एक जगह विशेष रोशनी की व्यवस्था की थी और अब उसे किसी तरह वो राक्षस को वहां लाना होगा। उन सभी ने मिलकर एक जाल बिछाया, लेकिन राक्षस कई सदियों से यहीं रह रहा था, इसलिए वो आसानी से उनके जाल में फंसने वाला नहीं था। वैसे भी क्वेनी और बेथ सुरंग से बाहर भाग गए। उनके पीछे राक्षस आने लगता है। अब रोशनी हो चुकी थी, इसलिए राक्षस बाहर नहीं आ सकता था। मनोरंजन के लिए नोलन, रिची और काल पीछे से आते हैं और उस राक्षस को आग लगा देते हैं।
इस बार राक्षस खुद को बचा नहीं पाता और राख में बदल हो जाता है। ये लोग खुश हुए और एक दूसरे को गले लगाते हैं कि हम बच गए। कुछ दिन बाद जब ये लोग पुलिस को इस बारे में बताते हैं तो वे इस सुरंग में आते हैं जांच करने के लिए, लेकिन उन्हें भी एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। या तो वह जानवर अभी भी जीवित है या उसके जैसे और भी जानवर हैं। और यही इस फिल्म का अंत है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो एक लाइक करना तो बनता है, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।